हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 10 बजे 10 शहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर पंजाब बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है और साफ किया कि पंजाब के पास पड़ोसी राज्यों के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उधर कांग्रेस ने भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर सरकार पानी के मुद्दे पर सोच समझकर फैसला नहीं लेती है तो इसके गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के पानी का मुद्दा पंजाब से लेकर दिल्ली की राजनीति गरमा रहा है। प्रदेश के लोगों की भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर धर्म संकट में फंसी पंजाब बीजेपी का मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को मिलकर बाहर आया तो पंजाब के पानी पर पंजाबियों के हक में खुलकर खड़ा नजर आया। लेकिन पंजाब कांग्रेस को अकाली बीजेपी गठबंधन के स्टैंड पर शक है। कांग्रेस भी इस नाजुक मसले की राजनीतिक नजाकत समझने की अपील कर रही है। पंजाब दे विच पानी पहले घट है, साडे कोल एक्सेस वाटर है नहीं। जे पानी साडे कोल फालतू हुंदा फिर असीं दिन च सानूं की तरह सीगा। जे पंजाब दी लोड़ पूरी नहीं तो पानी किवें देवांगे। इस करके असीं इन्हां नूं कहा भी मौका नहीं है इस तरह के मुद्दों नूं प्रेसिपिटेट करन दा। ते इस वक्त प्रेसिपिटेट करना ना पंजाब दे विच ना देश दे विच। बीजेपी है जिहड़ी जां अकाली दल आ, जे वो किते चाहुंदे ने भी कोई छेड़खानी इलैक्शन तो पहलां कीती जावे, वो बड़ी मंदभागी होगी। पंजाब ते पंजाब दे लोग इस गल्लों बर्दाश्त नहीं करनगे। इहदा मूँह तोड़ जवाब आ जिहड़े पंजाबी देणगे। असीं पर हजे इहो जी गल कोई करनी नहीं चाहुंदे भी जिहदे नाल लोकां दा गुस्सा भड़ के पहलां ही हरियाणे दे विच अग लगी आ। जे ये चाहुंदे आ भी पंजाब दे विच इसे तरीके नाल अग लगे तां फिर ये जरूर किसी दे हक च गल कर लैण। एसवाईएल नहर का मुद्दा देश की संसद में भी गूंजा तो दोनों प्रदेशों के नेता अपने अपने हक में दलीलें देते नजर आए। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੇक्षा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਅੱਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। मैं तो यही मांग केंद्र सरकार से करता हूं कि केंद्र सरकार 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर करे तो हरियाणा का और राजस्थान का और दिल्ली के किसानों का भी पक्ष रखे, उनकी आवाज बनकर उनके अधिकारों को, उनके पानी को उनके खेतों तक पहुंचाने का काम करे। और एसवाईएल का निर्माण जो पिछले लगभग 35 से 40 साल से बाकी पड़ा है उसको पूरा करवाने का काम करे। आप पंजाब के राजनीतिक गलियारों में पानी का मुद्दा कितनी अहमियत रखता है इससे हर पार्टी वाकिफ है। सो पंजाब विधानसभा चुनाव से बिल्कुल पहले गरमाए इस मसले पर हर पार्टी अपना अपना गुणागणित देखकर अपनी पोजीशन ले रही है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चंडीगढ़ में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें विधानसभा बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर चर्चा हुई है तो किसानों के लिए भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना शुरू करने को भी हरी झंडी दे दी गई। बादल सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र है ये। इससे पहले पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में किसानों से जुड़ी भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना के बिल को कैबिनेट में मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत किसानों को इलाज के लिए 50,000 रुपए और दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ग्रामीण विकास बिल को भी मंजूरी दी गई। यह भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना का लाभ जो 50,000 रुपए जी इलाज वास्ते, 5 लाख रुपया दुर्घटना होने के उत्ते जी स्कीम जारी की सी उन्होंने किसानों वास्ते जिन्होंने जे फार्म जिन्होंने को होंगे फसल बेचने तो बाद उस स्कीम का जिहड़ा बिल है विधानसभा के पेश होना। कैबिनेट में उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े भी 2 अहम फैसले लिए। अमृतसर और पटियाला में 130 नर्सिंग अध्यापकों की भर्ती को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही लुधियाना में 2 औद्योगिक फोकल पॉइंट बनाने को भी मंजूरी दी गई। मैडिकल कॉलेज अमृतसर और पटियाला के जिहड़े नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं उन्हां दी रिक्वायरमेंट सी 130 जिहड़ी है नर्सिंग टीचर्स दियां असामियां जिहड़ी है उहदी प्रवानगी जिहड़ी है वो अज दी गई है। और एक 2 इंडस्ट्रीयल फोकल पॉइंट, एक तख्तू माजरा और एक धनांसू जिला लुधियाना दे विच स्थापित करने की जिहड़ी है वो कैबिनेट ने प्रवानगी दी।
पंजाब का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा। इस बार बजट सत्र की शुरुआत शाम की जगह सुबह होगी। 15 मार्च को बादल सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा पहले ही किसान पक्षीय बजट बनाने का इशारा कर चुके हैं। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने आज पंजाब सरकार के साथ उदय स्कीम के तहत एमओयू साइन किया है, जिसके तहत पंजाब 7वां राज्य है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे पंजाब को सस्ती बिजली मिलेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। पंजाब केंद्र सरकार के साथ उदय स्कीम के तहत एमओयू साइन करने वाला 7वां राज्य बन गया है। इससे पंजाब को पावर सेक्टर में बड़े फायदे समेत 3 साल में 5,475 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। सभी को बधाई देता हूं उदय स्कीम में शामिल होने पर, जिसके अन्य लाभ का अगर आकलन लें तो अगले 3 वर्ष में 5,475 करोड़ रुपए का लाभ पंजाब और पंजाब की जनता को मिलेगा। कितनी बार तो रिवाइंड। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजली मंत्री का धन्यवाद किया। सुखबीर बादल ने कहा कि उदय स्कीम से पंजाब के किसानों और उद्योगों को बड़ा फायदा होगा। मॉडर्न पंप मैं मोदी जी का दिलों धन्यवाद करना चाहना है कि उन्होंने बड़े ਵੱਡੇ इनिशिएटिव लिते है पावर सैक्टर च, सोलर एरिया सैक्शन च, ते अज असी मैं हुणी पीयूष जी नाल असी होर भी विचार कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ फार्मर्स है पंजाब दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब के किसान ਨੂੰ पानी भी ज्यादा मिलूगा। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के किसान डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अब मॉडर्न पावर की बात हो रही है। साथ ही एलईडी प्रोजेक्ट के बारे में भी केंद्र सरकार से बात की जा रही है, जिससे बिजली की खपत कम होगी। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। पंजाब की सरकारी संस्थाओं पर बढ़ते कर्ज के बोझ की खबरें आजकल आम हो गई हैं। मोहाली के विकास के लिए बनाई गई एक संस्था आजकल ब्याज की किश्तें देने के लिए अपनी जायदाद बेच रही है, लेकिन सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बनाया गया था मोहाली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, पर मौजूदा समय में गमाडा खुद बड़ी आर्थिक मुसीबत में घिरा नजर आ रहा है, जिससे बाहर निकलने के लिए गमाडा एक बार फिर से 1,000 रुपए का कर्जा लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2010 में भी गमाडा की तरफ से 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जिसकी एवज में गमाडा हर महीने 20 करोड़ ब्याज के तौर पर अदा कर रहा है। और हालत यह है कि कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए गमाडा को अपनी जायदाद बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जबकि प्रदेश के वित्त मंत्री दावा करते नहीं थकते कि प्रदेश के माली हालात पहले से सुधरे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट असी अपनी प्रॉपर्टीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 14-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਇਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। गमाडा के इन हालातों पर विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, जबकि बीजेपी का तर्क है कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जे मेरे ख्याल से गमाडा लोन ले रहा है, कोई गल नहीं है। डेवलपमेंट साडा मेन एजेंडा विकास। पंजाब केवल कर्जा नहीं ले रहा, सब तो घट है पंजाब का, साडे तो ज़्यादा हरियाणा का, उस तो ज़्यादा साडे तो ज़्यादा गुजरात का। इन्होंने 2500 करोड़ का जो कर्जा लिया थी, 1,000 करोड़ रुपए का होर कर्जा ले लिया। ये सरकार का जो खजाना इन्होंने बिल्कुल नजायज कामों लिए वरत्या, तां करके खाली होया। सूबे की सरकारी संस्थाओं की आर्थिक मैनेजमेंट और बढ़ते कर्जे के बोझ को लेकर विरोधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, और गमाडा पर बढ़ते कर्जे के बोझ को कम करने के लिए सरकार को जल्दी ही कोई उचित कदम उठाने होंगे। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली। आगे बढ़ते हैं। गरीब वर्ग के विकास के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं और उन योजनाओं के तहत पैसा भी भेजा जाता है, लेकिन ये पैसा सही लोगों तक पहुंचता भी है या नहीं, ये देखना बेहद जरूरी है।
ऐसी एक गड़बड़ी के आरोपों के तहत हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। विकास कार्यों के लिए आई रकम में गड़बड़ी के आरोप लेकर ये याचिकाकर्ता पहुंचे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में और अदालत द्वारा पूरे मामले में पंजाब सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आरोपों के मुताबिक प्रदेश के 100 से ज्यादा ब्लॉक्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ हर ब्लॉक के लिए विकास रकम भेजी गई थी, लेकिन विकास सिर्फ कागजों में ही हुआ। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा जवाब मांगा गया है। एक नरेगा स्कीम 60 करोड़ रुपया आया सी ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਏਡੀਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ हरियाणा हाई कोर्ट। इससे पहले मोहाली के विकास भवन और जिले के गांव के विकास के लिए 100 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में भी एक याचिका हाई कोर्ट पहुंची और अदालत द्वारा विजिलेंस को मामले की जांच के हुक्म दिए गए थे। अब अदालत ने दोनों याचिकाओं को एक साथ कर दिया है। करोड़ ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व एंड अगर स्पॉट वेरिफिकेशन की जाए वहाँ पे जिस काम के लिए पैसा गया हुआ वो काम के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। इफ द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फील्स दैट ही हैज एग्जीक्यूटेड द वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, everything is in a proper manner, then why he is running away from the CBI inquiry? मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी और देखना होगा कि प्रदेश सरकार व सीबीआई द्वारा क्या जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विकास की रकम के गलत इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर अमृतसर से लेते हैं। अमृतसर में 1800 एकड़ जमीन के आवंटन में हुई धांधली का मामला सामने आया है। सालों की जांच के बाद अब डीसी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही असल मालिकों को जमीन मिलने की उम्मीद बंध गई है। कागज का यह टुकड़ा और उस पर लिखे ये शब्द उन परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं जो वर्षों से अपने हक के लिए जूझ रहे थे। केंद्र सरकार ने 1976 में देश भर में भूमिहीन किसानों को जमीन अलॉट की थी, पर असली मालिकों को कभी जमीन मिली ही नहीं। रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन गलत तरीके से और लोगों को दे दी गई और अब 36 वर्षों की जांच के बाद जमीन असली मालिकों को देने का हुक्म आया है। पीड़ित लोगों ने इल्जाम लगाया कि सरकारी अफसर ही उनकी जमीन पर नाजायज कब्जे करवाते रहे। पर किसी ने भी गरीबों बारे साडे लोगों बारे नहीं सोचा ते लगदा कि हुण कोई साडी सुनाई हुई है। पुलिस ही दबाओ नहीं, पुलिस नूं अंदर फड़ के ते सानू अंदर दे देना। 2-3 बार मगरों वाही आ सानू पुलिस ने फड़ के अंदर दे देना। हुण हाई कोर्ट मैं दा भी 10-15 दिन शायद मेहर कर देने। मुड़ के साडा जो माहौल ठीक होया मुड़ के अफसरां नूं कहा भी सानू पाओ, मुड़ के साडे वास्ते फिर अफसर ही मिलिटेंट साडा मुक्का ही नहीं, मुड़ के साडे वास्ते अफसर ही जिहड़े साडे विरुद्ध हो गए। आरटीआई वर्कर इस मामले में सियासी और प्रशासनिक मिलीभुगत का इल्जाम लगाकर मामले में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपने ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਭਜਵਾਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ भी की जा रही है भी कि वाकई उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होएगी। जिले के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आदेश आया है और जो बनती कार्रवाई होगी वह की जाएगी। जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हमने कार्रवाई इनिशिएट कर दी है। अभी भी इसमें काफी जो आगे एज पर रेवेन्यू लॉ कार्रवाई बनती है वो इनिशिएट की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई को पूरा होने में 3 दशक क्यों लग गए। इसमें कौन कौन शामिल थे जो मामले को लटकाते रहे, क्या उन पर कार्रवाई होगी और क्या हुक्म आने के बावजूद भी असली मालिकों को मालिकाना हक मिलेगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल से खबर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन काफी हंगामेदार रहा है। विपक्षी दल बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बीच बजट सत्र को लेकर भी हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें बजट के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
हिमाचल की फिजाओं में राजनीति की गर्माहट अब हंगामेदार बनती जा रही है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद सरकार के दावों पर विपक्षी दल ने सवाल उठाए। सीएम वीरभद्र सिंह उन सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी ने सीएम के सभी जवाबों पर अपनी असंतुष्टि जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। 10+2 को 1000 रुपया, अपंग और ग्रेजुएट्स को 1500 रुपया प्रति माह देंगे, और जिसके कारण युवा पीढ़ी ने डटकर वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था, उनके साथ किए गए वायदे के बारे में कुछ नहीं कहा। तो श्री भारद्वाज जी ने मामला उठाया कि जो असली बात थी उसमें तो आप आ ही नहीं रहे। इस करके जब उस पर कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं यील्ड नहीं करता, मैं सुनता नहीं, तो हमने वॉकआउट किया है। मुख्यमंत्री को अधिकार है अपना कहने का कि वो प्लान्ड था कि नहीं नॉन प्लान्ड था। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि बेवजह हंगामा और वॉकआउट करना विपक्ष की आदत बन गई है। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साल 2015-16 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया। राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से तैयार इस सर्वेक्षण में 2015-16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1,10,511 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई गई। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि सीएम गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई मुद्दे जो उठाए गए थे उनके बारे में चर्चा नहीं की, और जो बातें पहले भाषण में कही गई थी अभिभाषण में उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा था, और विशेष करके बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर हमने वॉकआउट किया है। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी बीजेपी ने अपने तेवर साफ कर दिए थे और हंगामे के संकेत दिए थे। बहरहाल 8 मार्च को सीएम वीरभद्र सिंह को बजट पेश करना है, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हरियाणा से खबरें लेते हैं। भड़काऊ ऑडियो टेप मामले में आरोपी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को रोहतक कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की है, कोर्ट ने सरकार से 10 मार्च तक जवाब मांगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रोहतक सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब कभी भी वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। वीरेंद्र सिंह और कप्तान मान सिंह को जांच में शामिल होने के लिए 28 फरवरी तक का नोटिस दिया गया था, लेकिन वीरेंद्र सिंह अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। उसकी आज नोटिस इशू करे हैं स्टेट को 10/3 के लिए। तो अभी डिनाइल वगैरह हुई है कुछ? इंटरिम बेल के लिए वी रिक्वेस्टेड एंड दैट वाज डिनाइड बाय द ऑनरेबल। नहीं, हम तो 10 तारीख को आर्ग्यू करेंगे अपनी बेल के ऊपर, और मेरे को विश्वास है कि हमें एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इसमें वीरेंद्र सिंह की आवाज थी। एक बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। आज हुड्डा साहब ने दिया जब तो आर्थिक मानों से वो एक हुड्डा ने दे रखा है। आरोप है कि उसमें वो आंदोलन को भड़काने की बात कर रहे थे। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। झज्जर में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हुड्डा ने लोगों के गुस्से को जायज ठहराते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झज्जर में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। पूर्व सीएम हुड्डा झज्जर के छावनी मोहल्ले में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के शिकार हुए परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे थे, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने हुड्डा के पहुंचते ही अपने दरवाजे बंद कर लिए। हुड्डा ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मीडिया से मुखातिब हुए हुड्डा ने झज्जर को अपना घर बताया और लोगों के गुस्से को जायज ठहराया। देखिए, मेरा घर है। उन्होंने कहा उनको तकलीफ है, मैं आया उनके और फिर भी आऊँगा, फिर आ जाऊँगा। यही मैंने वहाँ कह के आया कि गुस्सा है, कुदरती बात है। एक उसमें गुस्सा है क्योंकि उनके बच्चों की प्राण गए, सभी को है, बहुत सारे जो जान और माल का उनका वो होना चाहिए, कोई बात नहीं है, फिर आऊँगा। हुड्डा के विरोध के दौरान झज्जर से विधायक गीता भुक्कल भी वहां मौजूद थी।
गौरतलब है कि रोहतक में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जमकर विरोध हुआ था। संजीत खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास गीता ज्ञान संस्थानम का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर संघ संचालक मोहन भागवत, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई हस्तियां मौजूद रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र के इतिहास के पन्नों में शुक्रवार को एक और नया अध्याय जुड़ गया। ब्रह्म सरोवर तट के पास गीता ज्ञान संस्थानम की आधारशिला रखी गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गीता ज्ञान संस्थानम का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गीता के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। गीता पर शोध और गीता के प्रचार प्रसार को एक सामान्य किसान मजदूर के घर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी उपयोगिता, इसका महात्म्य ये जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक जिस उद्देश्य के लिए हम गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं शायद उस उद्देश्य की पूर्ति न हो। मुख्यमंत्री खट्टर ने गीता के ज्ञान और उसकी अहमियत पर भी जोर दिया। श्रीमद् भागवत गीता एक सार्वकालिक सार्वभौमिक संविधान है। इसका स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से इसको प्रकट किया है। आरएसएस संचालक मोहन भागवत ने गीता के ज्ञान और भक्ति पर जोर दिया। गीता का ज्ञान जिसको प्राप्त करना है, गीता का संदेश जिसको सारी दुनिया में पहुंचाना है, उसको एक अर्हता चाहिए, उसके हृदय में भक्ति चाहिए। केवल ज्ञान काम नहीं करता, ज्ञान के साथ भक्ति चाहिए। ज्ञानोत्तर भक्ति का बड़ा महत्व है। गीता पर शोध और इस महान संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए गीता ज्ञान संस्थानम की आधारशिला ब्रह्म सरोवर तट के निकट रखी गई। करीब 6 एकड़ भूमि में यह संस्थानम 3 साल में बनकर तैयार होगा, जिस पर 70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। अब ये अध्यक्षीय आशीर्वचन और वो हमारे